चलिए भाई, आप खबरों वाले स्टॉक्स की तरफ बढ़ जाए और सबसे पहले QIPs की भी झड़ी लग रही है। कल भी अपडेट्स थे, आज भी अपडेट्स हैं। कल शाम तक एक था, सुबह होते होते दो हो गए। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। क्या अपडेट्स हैं पहले तो QIP को लेकर? पहले तो जोमेटो, आशीष, कल ही हम बात कर रहे थे कि शेयर होल्डर्स ने वो 8,500 करोड़ की QIP को अप्रूवल दे दिया है और कल शाम को इनफैक्ट वो लॉन्च भी हो गया, तो ये स्टॉक रेडार पर रहेगा। ये 1,500 करोड़ का अप्रूवल कंपनी के पास है। कल की क्लोजिंग प्राइस 272 रुपीज़ 90 पैसे थी। फ्लो प्राइस जो है 266 है। लेकिन जो इंडिकेटिव प्राइस आज सुबह में आई है उस पर आपको जोर देना है। इंडिकेटिव प्राइस है 252 रुपये 62 पैसे और इसी पर दरअसल वो QIP लॉन्च होता हुआ दिखाई दिया है। 7.6% के डिस्काउंट पर दरअसल ये QIP आ रहा है। इंडिकेटिव प्राइस ज़्यादा रेलेवेंट रखती है आपके फ्लो प्राइस जो रफ कैलकुलेशन के तौर पर आती है, तो वो स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे। नियरली 3.8% तक की इक्विटी डाइल्यूशन यहाँ पर होती हुई दिखाई देगी। साथ ही साथ आप रेडार पर रखिएगा आपका KEI इंडस्ट्रीज। आज सुबह में ही दरअसल वो खबर आई कि कंपनी ने अपना QIP लॉन्च कर दिया है। लगभग 2,000 करोड़ का ये QIP कंपनी लॉन्च कर चुकी है। 5.8% ऑफ इक्विटी का डाइल्यूशन होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन यहाँ पर जो खबर आ रही है प्राइस को लेकर वो ये है कि करीब करीब 3,800 रुपये प्रति शेयर का फ्लो प्राइस है, यानी कि कल की क्लोजिंग प्राइस के सामने नियरली 5.5% तक के डिस्काउंट पर ये QIP लॉन्च होगा। गौरांग सर, KEI गिरावट में खरीदारी करोगे आप? तो देखिए, पहले तो 4,500 के आसपास के लक्ष्यांक है, ये अनिवार्य है डिस्क्लोजर देना। और जिस प्रकार का ये जो पूरा क्षेत्र है केबल्स एंड वायर्स का, हमें लग रहा है कि धीरे धीरे करके यहाँ पर उत्साह बहुत बढ़ेगा। अगर आप नतीजों पर भी गौर करें आशीष, तो मेरे ख्याल से आंकड़े काफी सकारात्मक आए थे KEI इंडस्ट्रीज के भी और बाकी अन्य कंपनियां जैसे RR केबल वगैरह है, इनके सबके भी फिनोलेक्स केबल जैसी कंपनियां वगैरह है। तो है तो बने रहे, अगर नहीं है तो आप खरीदारी बिल्कुल कर सकते हैं लंबी अवधि के नजरिए से। 4,500 के लक्ष्यांक। ये बताओ, आपको रटा रहता है कि सामने कंप्यूटर खोल के रखते हो कि फटाफट आपने KEI का देख लिया, जियोजीत का टारगेट क्या है, या रटे हुए हैं सारे टारगेट्स? नहीं, ऊपर वाले ने छोटा दिमाग तो दुरुस्त दिया है, लेकिन उसमें मेमोरी की कैपेसिटी थोड़ी कम है। लेकिन हाँ, हमारे जो बुनियादी दर के आधार पर पूरा एक एक्सेल शीट होता है, वो हमारे लैपटॉप में, उसी को देख करके हम आपको बताते हैं कि लक्ष्यांक है, कवरेज है, नहीं है, वगैरह वगैरह। बढ़िया है भाई। 4,500 के टारगेट है तो गिरावट में खरीदारी करने का मन होगा। आप देख लीजिएगा, आपके पास टारगेट्स तो हैं, कहाँ पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी और बेहतर बैठेगी, रिस्क रिवॉर्ड कितना फेवरेबल होगा, कितना गिरेगा स्टॉक, उसके बाद फैसला लीजिएगा। पर आमतौर पे जो फंडामेंटल टारगेट्स होते हैं 12 महीने के होते हैं, अनलेस स्पेसिफाइड की वही 6 महीने। जैसे अभी गौरांग सर ने कहा था BL के लिए मध्यम अवधि का, तो मध्यम अवधि जनरली 6, गौरांग सर मध्यम अवधि मतलब 6 से 9 महीना होता है ना अंदाजन? 6 से 12 महीना पकड़ लीजिए आप, और लंबी 6 अवधि से का मतलब होता है 12, 18, 24 ज्यादा। ठीक है, ये हो गया भाई। एक की दोनों QIP लॉन्च हुए, दोनों जोमेटो और KEI रडार पर रखिएगा। स्विगी की अभी चर्चा हो रही थी। गाबा सर, स्विगी का चार्ट आप खोलो, क्योंकि हाल की लिस्टिंग है, आपको ज्यादा डेटा चाहिए नहीं होता अपना व्यू रखने के लिए बढ़िया तरीके से। स्विगी पे दरअसल UBS की रिपोर्ट है, अनुज ने ब्यूटीफुली हाईलाइट कर दिया, मैं क्विकली सम अप कर देता हूं। ये कह रहे हैं 35% का डिस्काउंट है वीजा वी जोमेटो स्विगी का, और अच्छी ग्रोथ की पॉसिबिलिटीज है। तो ये डिस्काउंट जो है लुक्रेटिव है खरीदने के लिए, और वो कह रहे हैं 515 का टारगेट। प्लस वो कह रहे हैं फूड डिलीवरी में मार्जिन और स्केल में जोमेटो को अभी कंपनी टक्कर दे रही है। क्विक कॉमर्स जरूर उत्साहजनक जरूर है, लेकिन अभी उसमें इनको काफी ग्राउंड कवर करना है, काफी काम करना है। फिर उन्होंने अपने एस्टिमेट्स वगैरह दे दिए हैं। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट, FY27 अनुमानित एडजस्टेड EBITDA मार्जिन 2.8% इन ब्लैक पहुंच चुकी होगी। गावा सर, स्विगी कैसा लग रहा है भाई? स्विगी का चार्ट कम है, लेकिन मुझे ठीक लगता है। 3 हफ्ते से ये ट्रेडिंग हुआ है, करीब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन करीब 400 के आसपास है। लिस्टिंग है उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। साइडवेज जोन है, लेकिन वीक नहीं है। जब तक ये 400 होल्ड करता है तब तक तो ठीक है, बाय एंड होल्ड, कंटिन्यू होल्डिंग इट।
हो सकता है हायर जोन देखें, हो सकता है 480 500 जोन भी देखने को मिल सकता है, लेकिन उससे वक्त लगेगा। लेकिन 400 होल्ड करना बहुत जरूरी है। बाय, स्टे अबव इट एंड एग्जिट बिफोर बिलो इट। स्विगी परफेक्ट। जोमेटो की इसलिए चर्चा नहीं करी कि कल सुबह वो खबर में था सेंसेक्स इंक्लूजन के चलते, तो अपन ने चार्ट्स गाबा सर से कल ही वो चेक करवाएंगे। इसमें एक चीज़ मैं कहूँगा आशीष, मैं थोड़ा सा देखिए हम सब लोग प्राइस सेंसिटिव होते हैं, है ना, तो दोनों ऐप रखते हैं, स्विगी की भी जोमेटो की भी। जोमेटो ने ना ऑफ लेट एक चीज़ स्टार्ट कर दी है, वो जो उनकी डिलीवरी फीस थी ना, वो पहले अगर आप उनकी वो मेंबरशिप ले भी लो, जोमेटो 1 की या गोल्ड वगैरह गोल्ड ले भी लो, तो अभी पहले क्या होता था कि 10 किलोमीटर तक डिलीवरी फ्री होती थी, अब वो 8 कर दी, फिर 7 कर दी। स्विगी के केस में अभी भी आई थिंक वो वैसा नहीं है। प्लस ब्लिंकिट पे अगर मैं ऑर्डर करता हूँ तो डिलीवरी फ्री लगती है, चाहे मैं मेंबर हूँ या नहीं हूँ। स्विगी 1 के केस में वो नहीं है। तो ये एक और अब ऑब्वियसली वो हमारे लिए अगर ख़राब है तो वो जोमेटो के लिए अच्छा है, तो इसकी ये एक और रीज़न है कि जोमेटो थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट मेकिंग है। लेकिन इनमें क्या होता है ना, इनमें लोग बहुत जल्दी शिफ्ट कर सकते हैं अगर वो उनको पता चल जाए कि सबके पास दोनों ऐप है मोबाइल, सबके पास दोनों ऐप है, तो वो आप दोनों में देखेंगे और अगर आपको दिखने लगेगी कंपैरेटिवली दूसरे में सस्ता है, तो मार्केट शेयर के लॉस का भी रिस्क होता है वहाँ पर थोड़ा सा। गाबा साहब कभी आपने फूड डिलीवरी ऐप से बुक करा? टिकट बुक करने जाते हैं, 2-4 बार सर्च करते हैं, टिकट के प्राइस बढ़ जाते हैं, ऐसे खाने के प्राइस भी बढ़ जाते हैं क्या 2-4 बार देखने से? बिल्कुल ऐसा मेरा इनफैक्ट मैं मैसेज भेजा था अनुज को कि मैंने प्राइसेस में देखा है जोमेटो में जो मेन्यू प्राइसेस हैं स्लाइटली हायर है फ्रॉम द एक्चुअली ओरिजिनल। नहीं वो तो है ही, वो तो मैं तो कुछ और पूछ रहा था। ठीक है, वो है प्लस डिलीवरी चार्जेस, तो मतलब डेली डबल हो जाता है। नहीं वो तो बहुत महंगा है, जो मेन्यू प्राइस है उससे ज्यादा ही कोट करते हैं लोग। खैर ये हो गया चर्चा, आगे बढ़ा जाए। लक्ष्मण जुड़े थे, पहले कैबिनेट मीट आउटकम आया था टेलीकॉम रिलेटेड, बहुत इंटरेस्टिंग, बैंक गारंटीज का, लेकिन वहीं पे आउटकम खत्म नहीं हुए थे। वो अपफ्रंट सबसे इंपॉर्टेंट था, इसलिए शो की शुरुआत में डिस्कस कर लिया। बाकी क्या क्या हुआ उस कैबिनेट मीट में अब लक्ष्मण डिटेल में और भी बता देंगे आपको। लक्ष्मण और क्या क्या? देखिए इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर पर फिर से एक बार बहुत बड़ा जोर रहा कैबिनेट के फैसले में। इसमें रेलवे से जुड़े हुए 3 प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई जो कि 7,927 करोड़ रुपए के हैं। और इस प्रोजेक्ट को पैसेंजर की सुविधा तो बढ़ेगी, फ्रेट की क्षमता भी बढ़ेगी और पोर्ट से आम बाजार में सामान पहुंच सके जल्दी से, इसकी कोशिश की गई है। दूसरा जो महत्वपूर्ण है वह है पैन यानी परमानेंट अकाउंट नंबर जो हम लोग का आता है, उसका फेज 2 प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है जो करीब 1,500 करोड़ रुपए का है। अब यह है कि वो पैन पे आपके बारकोड होगा और वो सभी तरह के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की एक पहचान होगी। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आम लोगों के इस्तेमाल का है। हाइड्रो पावर प्लांट के 3 प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। मिसाल के तौर पर अरुणाचल में 240 मेगावाट का करीब 2,000 करोड़ रुपए की लागत से निप्को वहां पे प्लांट बनाएगी। इसके अलावा अटल इनोवेशन मिशन, नेचुरल खेती के लिए नेशनल मिशन 2,500 करोड़ रुपए के, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन 6,000 करोड़ रुपए के, इस तरह के कई सारे अन्य फैसले लिए गए। भाई साहब रेलवे, पैन, रूरल थ्रस्ट, हाइड्रो पावर, ये सब भी फैसले लिए गए। और इस अपफ्रंट कैबिनेट मीट, सरप्राइज कैबिनेट मीट के बाद वो H1 के केपेक्स में बहुत कंसर्न्स एमिनेट हो रहे थे। एकदम से ही फुल फ्लेज लौट आए, भरोसा भाग बढ़ेगा स्ट्रीट का कि अब धीरे धीरे शायद केपेक्स स्पेंड वापस टेबल पे लौट रहे हैं, जिसकी अपन चर्चा भी कर रहे थे। बिल्कुल। ये लीजिए भाई साहब, ये सारी पॉकेट रेट आप, अब इनमें स्टॉक स्पेसिफिक नहीं जा रहा हूं, ये तो जनरली सेंटिमेंट पॉजिटिव सबके लिए, जिसको ऑर्डर मिलेंगे उसका फायदा। दूसरा भाई अगले बढ़ रहा हूं मैं BHEL की तरफ। BHEL और हिटाची एनर्जी। मानस BHEL का स्टॉक आप खोल के रखवा रहा हूं। हर्षदा क्या अपडेट्स? यहाँ पर आशीष आपको याद होगा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है खावड़ा वाला, खावड़ा नागपुर, जो हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट टर्मिनल स्टेशंस लगाने हैं। उसके लिए दरअसल इन दोनों को आप कह सकते हैं नोटिफिकेशन मिल गया है कि उस पर काम शुरू करना है। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन की तरफ से ये काम कमीशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर 6,000 मेगावाट के हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट यानी कि HVDC जो आप कहते हैं टर्मिनल स्टेशंस खावड़ा पूलिंग स्टेशन पर बनने हैं, नागपुर में बनने हैं। बेसिकली रिन्यूएबल पावर जो खावड़ा रीजन गुजरात में है उसको इवैक्यूएट करने की प्रक्रिया इस पर्टिकुलर हाई वोल्टेज स्टेशन से बनती हुई दिखाई देगी। तो बड़े ऑर्डर्स हैं दरअसल जो दोनों कंपनियों के हाथ लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसका क्वांटम नहीं आया है, लेकिन अगले 26 महीनों में काम पूरा करके देना है। क्वांटम नहीं आया, लेकिन स्ट्रीट एस्टिमेट करेगी इस तरह के प्रोजेक्ट लगाने पे कितना खर्च होता है। खैर BHEL रडार पे
मानस, चार्ट्स पे कैसा प्लेस, तेजी करने का मन बनाओगे आप? नहीं? देखिए 330 रुपए से ये लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहा था। इस बार काफी समय के बाद एक हायर लो बना है, लेकिन अभी भी कंफर्मेशन नहीं आया है जिसके तौर पे ये बोला जाए कि जो पिछला हाई है वो टेस्ट हो सकता है। अब देखिए पॉइंट ये है कि ये जो रेंज है 250 से 260 की, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रेंज है, जहां पर 200 डे, 50 डे और 100 डे मूविंग एवरेज आते हैं। एक बार ये रेंज ब्रेक हो तो फिर एग्रेसिव होके खरीदारी करेंगे, तो मतलब 260 रुपए के ऊपर एग्रेसिव होकर खरीदारी करनी है 240 के स्टॉप लॉस से, फिर आप 330 रुपए तक के टारगेट भी सेट कर सकते हैं। तो ये बात तो पोजिशनली हो गई। जहां तक बात इंट्राडे की है, इंट्राडे के लिए अगर आज 246 246 के ऊपर सस्टेन हो तो खरीदारी करेंगे 242 के स्टॉप लॉस से 254 के टारगेट। ओके, इस बीच वो अपडेट आ रहे हैं, खैर पता है आपको, टाइमिंग के साथ अपडेट आ रहे हैं। बाजार बंद होने के बाद वो महिंद्रा एंड महिंद्रा की दोनों गाड़ियों के आज शाम को लॉन्च होंगे, BE 6E और XEV 9E। इनका पहला वो इंग्लो प्लेटफॉर्म की दो गाड़ियां होंगी, इनके फ्लैगशिप प्रोडक्ट्स होंगे, दोनों अपकमिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जिसके मेरे ख्याल से डिजाइन स्केच तो महिंद्रा एंड महिंद्रा ने ऑलरेडी अपने ट्विटर हैंडल्स पे शेयर कर रखे हैं, वो रिलीज कर दिए थे। आज वो गाड़ियां लॉन्च होंगी और उसकी प्राइसिंग भी सामने आएगी। शिल्पा जी, M&M चार्ट्स पे कैसा स्टैक्ड अप? कल वैसे ऑटो एज अ स्पेस पूरा ऊपरी स्तरों से ठंडा पड़ा था, बाकी सब तो चमकते रहे, ये पॉकेट ठंडी पड़ी थी। M&M कैसा चार्ट्स पे प्लेस्ड है? आशीष जी, एमएनएम की बात करेंगे तो ये 302980 ये जो रेंज है इसमें एक सपोर्ट आना चाहिए। अगर ये सपोर्ट होल्ड करता है तो इवेंचुअली आप यहाँ से 3150 के 3200 लेवल्स तक भी इसमें आप टारगेट्स देख सकते हैं। तो अगर आज आपको थोड़ा डिक्लाइन भी मिले तो 2980 के स्टॉप लॉस से आप इसमें डेफिनेटली लॉन्ग अटेम्प्ट ले सकते हैं। 2980 का SL लगाइएगा और फिर बैठ जाइएगा स्टॉक में। देखते हैं आज की लॉन्चेस, इंटरेस्टिंग, कल सुबह दिखाएंगे आपको कैसी लग रही हैं वो गाड़ियां। हर्षदा, बाकी के स्टॉक्स न्यूज? आशीष, HUL रेडार पर रहेगा और काफी समय से वो अटकलें लग रही थी कि आइसक्रीम बिजनेस का क्या करना है। पेरेंट ने तो कह दिया है कि वो अलग होगा और अब भारतीय बिजनेस के बोर्ड ने भी डिसाइड कर लिया है कि आइसक्रीम बिजनेस को अलग डीमर्ज करके इवेंचुअली भारत में लिस्ट किया जाएगा। तो वो इनफैक्ट स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे। कंपनी ने कहा है कि लीडिंग आइसक्रीम कंपनी है भारत की और इनका फोकस यही रहेगा कि ऐसी स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करे कि यहाँ से इनका बिजनेस मॉडल और साथ ही साथ मार्केट डायनामिक्स इनके फेवर में जाए। ध्यान रखिएगा, इस समय HUL की सेल्स का सिर्फ 2% हिस्सा आइसक्रीम बिजनेस से आता है, लेकिन आइसक्रीम बिजनेस करीब करीब मिड सिंगल हाई डिजिट प्रॉफिट मार्जिन भी कमा रहा है। तो इवेंचुअली वो लिस्टेड एंटिटी की प्राइस क्या रहेगी वो देखना जरूरी रहेगा और कब तक वो डीमर्जर फाइनल होगा उस पर बाजार की नजरें भी रहेंगी। ये वो ब्रांड्स हैं जो हम सब एंजॉय करते हैं HUL की आइसक्रीम्स में। तो ये स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे। इसके अलावा आप ध्यान दीजिएगा आज एविएशन कंपनियों पर, जिसमें इंटरग्लोब एविएशन क्लियरली पैसेंजर एयर ट्रैफिक का डेटा आया है और इसमें 5% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। इंडिगो का मार्केट शेयर हल्का सा बढ़ा है, 63% जो सितंबर में था उसके सामने 63.3% के आसपास बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। LT फूड्स कंपनी ने अनाउंस किया है कि सऊदी अरेबिया में दरअसल ये एंट्री कर रहे हैं। एक नया ऑफिस रियाद में खोला है। कंपनी अगले 5 सालों में सऊदी अरेबियन रियाल जो है उसका 185 मिलियन का निवेश करती हुई दिखाई देगी उन मार्केट्स में। अगले 5 सालों में 435 मिलियन सऊदी अरेबियन रियाल कमाने की गुंजाइश है। ये फिलहाल कंपनी की तरफ से अपडेट आया है। न्यू इंडिया एश्योरेंस के लिए टैक्स रिबेट या फिर टैक्स रिलीफ आता हुआ टैक्स रिफंड मिल रहा है 1945 करोड़ के आसपास का, तो कंपनी के लिए एक बड़ा अमाउंट है। स्टॉक रेडार पर रहेगा। स्टोवक्राफ्ट, इसकी आई थिंक कल चर्चा हो भी रही थी, हमारे फंडामेंटल एक्सपर्ट इसकी बात कर रहे थे। इन्होंने एक न्यू कास्ट आयरन फाउंड्री हरचली फैक्ट्री में कमीशन कर दी है। बेसिकली इनकी जो इंस्टॉल कैपेसिटी है 2.2 मिलियन पीसेस की, वो अब डबल होती हुई दिखाई देगी आने वाले समय में। 2.2 का 4.4 मिलियन पीसेस होने वाले हैं। पावर ग्रिड LOI इनके हाथ लगता हुआ दिखाई दिया है। इंटरस्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम उत्तर प्रदेश और राजस्थान में कंपनी दरअसल सेटअप करेगी। प्रेमियर एनर्जीज रिसेंट लिस्टिंग है, इनके पास कई सारे सोलर प्रोजेक्ट्स के ऑर्डर्स हाथ लगे हैं। 1087 करोड़ उसका कुल अमाउंट है। HUL तो खैर आज सतपुते साहब का प्रिफर्ड पिक है, टॉप कॉल, तो उसको रिविजिट करने की जरूरत है नहीं। खबर भी बढ़िया है, टारगेट्स अपने को पता है, वो स्क्रीन पे एक बार आ जाएगा। स्टॉप लॉस ध्यान रखिएगा अगर आप ट्रेड ले रहे हो तो। दूसरा पावर ग्रिड, सतपुते साहब बढ़िया कंसोलिडेशन से कुछ अपटिक्स ऑलरेडी कल देखने को मिले, खबर अच्छी है, बड़ा ट्रांसमिशन ऑर्डर मिलता हुआ इस कंपनी को। कैसा प्लेस चार्ट पे, तेजी करने का मन?
आशीष जी, एक जबरदस्त चार्ट है। मुझे लगता है जिस तरह से पावर ग्रिड की चाल, इनफैक्ट मैं कहूंगा इसकी चाल पहले ही शुरू हुई है, और इसने जो लो किया था करीबन 310, जो इसका 200 डीएमए है। क्योंकि चार्टिकली देखें तो एक फ्रेश ब्रेकआउट मिला है, करीबन 325 330 की ट्रेजेक्टरी थी, वो जहां जहां पे थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि नेकलाइन रेजिस्टेंस था। तो मुझे लगता है जब तक ये 330 3 का लेवल मेंटेन होता है तब तक कोई दिक्कत नहीं। रादर मुझे लगता है अगर डिप मिले तो बाय करना चाहिए। इसका जो नेक्स्ट टारगेट दिखता है वो कम से कम रहेगा 355 से 360, प्रोबेबली 360 जो इसका रिसेंट टॉप था वो एक बार के लिए हिट करेगा। ओके, पावर ग्रिड। बहती साहब, इंटरग्लोब एविएशन बढ़िया कॉम्पिटिटिव स्पेस है। अब ये बात अलग है, कंपटीशन अपने आप ही गिर जाता है। 63.3% मार्केट शेयर इस बूमिंग मार्केट का, गजब का ट्रैक्शन इस बाजार में। पिछले महीने का आंकड़ा और भी तगड़े गेन्स दिखा रहा है और उसमें इसने मार्केट शेयर और कंसोलिडेट कर लिया है। चार्ट्स पे कैसा पोजीशन, बीच में ठंडा पड़ा था, रिजल्ट्स ने डिसअपॉइंट किया था। अब धीरे धीरे लो लेवल से रिकवरी की कोशिश कर रहा है, कितनी टिकाऊ? आशीष जी, चार्ट स्ट्रक्चर काफी अच्छा है। इनफैक्ट ये आज हमारे सेकंड मतलब रडार पे भी था शॉर्टलिस्टेड स्टॉक्स में। और जैसे आपका मोमेंटम बना, जैसे स्टॉक ने 200 डेमा रीगेन किया और एक जो गैप बना था 28 अक्टूबर के ट्रेडिंग सेशन में, अब ये उसे फिल करता हुआ देखने मिल रहा है। तो हमें लग रहा है यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम इसमें बन सकता है। खरीदारी की सलाह रहेगी, जो स्टॉप लॉस में मेंटेन करना है वो 4180, एक 4180 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। और हमें लग रहा है इसमें 3200 का पहला टारगेट, 4300 का पहला टारगेट और 4400 के दूसरे टारगेट के लिए खरीदारी की जा सकती है। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 4180 का एसएल मेंटेन करना है। बिल्कुल आशीष, 5000 से ये स्टॉक गिरा था, 3800 पे आया था। नतीजों के दिन चर्चा हुई थी, हमारी बात हुई थी, एक्सीडेंट होगा। हमारी बात हुई थी, एक और चीज़ बात हुई थी कि जो 3 कैटेगरी के स्टॉक्स हैं उसमें थर्ड कैटेगरी के स्टॉक जो अच्छी कंपनियां, लेकिन एक वन ऑफ खराब नंबर्स की वजह से स्टॉक्स गिरे हैं। तो 5000 वाला 3780 आया, 3800 का ऑलरेडी 4200 तो हो गया ये, ठीक है। दो चीज़ें मुझे हैरानी नहीं है कि इनका मार्केट शेयर बढ़ा है, और वो किसके एक्सपेंस में बढ़ा, एयर इंडिया ग्रुप के। जब आप विस्तारा जैसे अच्छे ब्रांड को ख़त्म करके उसे एयर इंडिया जैसे खराब ब्रांड के साथ वो करेंगे तो वो होगा, ठीक है। और ये आगे भी इनको और बढ़ने वाला है इनका मार्केट शेयर। और इसमें एक ही दिक्कत आएगी, आज या कल में इनका QIP लॉन्च होने की अटकलें हैं, और वो आगे जाके इनका वो जो एक्स प्रमोटर है उनके भी स्टेक सेल की खबरें आती रहती हैं। ऐसी ये स्टॉक बाय करने का टाइम होता है जब इस तरह की खबरें आए, या फिर वो जब खराब नंबर्स आए थे तब, जब ये स्टॉक आपको मौके देता है। और आपको याद होगा मेरा एक लॉन्ग टर्म इस पर व्यू रहा है कि ये 5 डिजिट का स्टॉक होगा इवेंचुअली अगले 2 साल में, वो अभी भी इंटैक्ट है। लेकिन आज कल में कुछ QIP लॉन्च होने की अटकलें हैं, तो वो थोड़ा लोअर लेवल पे होगा। तो इसलिए इसको शायद आज भले ना चेस करना चाहें, लेकिन हाँ एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इंटरेस्टिंग, बिल्कुल ठीक है। इंटरग्लोब एविएशन को रखिए रडार पे। एक ओवरहैंग है इस समय, QIP शायद जल्द लॉन्च होता हुआ नजर आए। आज की ब्रोकरेज रिपोर्ट की तरफ बढ़ा जाए। एक तो अपफ्रंट डिस्कस कर ली थी अपन ने स्विगी पे जो रिपोर्ट आई थी, लेकिन रह के आए दिन आजकल रिलायंस इंडस्ट्रीज पे रिपोर्ट्स आ रही हैं। आज फिर आई हुई है। कंचन के पास दिल्ली चला जाए। कंचन, हाय, गुड मॉर्निंग। कौन सी ब्रोकरेज और क्या कह रही है? गुड मॉर्निंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, जेफरीज की रिपोर्ट है, रिलायंस इंडस्ट्री पे खरीदारी की राय है, और जो लक्ष्य है यहाँ पे इनको लगता है कि 32% का हमें और भी ज्यादा इजाफा देखने को मिल सकता है। यानी कि जो टारगेट प्राइस है उसे कर दिया है 1700 रुपए का। अब इनका कहना है कि जो सिंगापुर के ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन है उसमें हमें हो सकता है कि वाई एंड वाई बेसिस पे एक अच्छा खासा सुधार होता हुआ दिखाई दे। 1 MBPD रिफाइनरी क्लोजर की जो घोषणा आई है कंपनी की तरफ से, उससे GRM को काफी ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है। इससे अब होगा क्या, जो इनका ऑयल टू केमिकल सेगमेंट है उसकी प्रॉफिटेबिलिटी में अच्छा खासा सुधार आता हुआ दिखाई देगा। जियो का जो होम ब्रॉडबैंड सब्सक्रिप्शन है उसमें भी काफी अच्छा ट्रैक्शन आता हुआ दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट 5G के मोनेटाइजेशन से भी कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसको अच्छा खासा सुधार मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और हो सकता है कि कैलेंडर ईयर 25 में हमें जियो की पब्लिक लिस्टिंग होती हुई भी दिखाई दे, ये भी इनका मानना है। रिटेल सेगमेंट की बात करी जाए तो अक्टूबर मंथ में यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देखने को मिली थी, लेकिन इनका यह भी कहना है साथ ही साथ कि सस्टेन रिकवरी में हो सकता है कि आगे हमें 2 क्वार्टर्स और लगते हुए दिखाई दे। एट लास्ट रिटेल बिजनेस का जो इस टाइम पे करंट वैल्यूएशन है वो है $57 बिलियन का, जो इस टाइम पे इन ब्रोकरेज को थोड़ा सा पेसिमिस्ट लग रहा है। ओके, रिलायंस इंडस्ट्रीज पे रिपोर्ट। हाँ, डिस्क्लेमर प्रोड्यूसर डायरेक्टर साहब ने स्मार्टली डाल दिया है। इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन
रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। तो अभी मैं चर्चा करने वाला हूं, कोई ट्रेड इन्वेस्टमेंट का मन बन रहा हमारी चर्चा सुन के तो एक इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर लीजिएगा। गौरांग सर, सबसे बड़ा डिसअपॉइंटिंग स्टॉक रहा था ऑफ लेट, आए दिन पिटता था। अब ये ब्रोकरेजेस की माने क्या, इन लेवल्स पे अट्रैक्टिव हो चला है या नहीं? आशीष जी, हम तो हमारी मानेंगे और लगातार काफी लंबे समय से, कई वर्षों से रिलायंस को लेकर के न तो सिर्फ शेयर के ऊपर निवेश की राय हम दे रहे हैं, लेकिन लगातार तिमाही दर तिमाही जो नतीजे आते हैं उस पर भी हम हमारी चैनल सीएनबीसी आवाज, सीएनबीसी बाजार, टीवी 18 पर आते हैं और विश्लेषण करते हैं। उसके साथ साथ जो एजीएम होता है वहां पर भी जो घोषणा होती है माननीय चेयरमैन के तरफ से, उस पर भी हम विश्लेषण करते हैं। लेकिन लक्ष्यांक को लेकर के हमने थोड़ा बहुत सीमित लक्ष्यांक रखा है, करीबन 1550 या 1600 के आसपास का लक्ष्यांक है। लेकिन ये भी कहना अनिवार्य होगा कि अगर नतीजों में सुधार हुआ तो मेरे ख्याल से लक्ष्यांक को ऊपर ले जाएंगे। और ये जो पिटाई की आप बात कर रहे हैं, ये मेरे ख्याल से इसी तरीके के समय में आपको आपकी सोच और विचारधारा ये होनी चाहिए कि मझौले और छोटे और माइक्रो कैप को छोड़ करके आप दिग्गजों पर थोड़ा ध्यान दें। बाय क्वालिटी, डोंट बाय क्वांटिटी। गौरांग सर की माने तो खरीदारी करने का मन बनाया जा सकता है भाई, पर फाइनेंशियल एडवाइजर कंसल्ट करिएगा। पालविया साहब जुड़ चुके हैं, क्विकली उनसे आज का टॉप कॉल ले लेता हूं, फिर ब्रेक लूंगा। पालविया साहब, गुड मॉर्निंग, बताएं क्या है प्रेफर्ड आइडिया आज का? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो जो स्टॉक पसंद आ रहा है वो है लॉरस लैब। यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला है। स्टॉक में एक सस्टेन्ड अप ट्रेंड यहाँ पे बना हुआ है। जिस तरीके से स्टॉक ने अपने सीरीज के हाईएस्ट पॉइंट पे ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है, हमें लगता है ये मोमेंटम टुवर्ड्स एक्सपायरी कंटिन्यू होते हुए दिखेगा। 545 550 तक के अपसाइड के टारगेट फ्यूचर्स में एक्सपेक्ट करें लॉरस लैब फ्यूचर्स में। डाउन साइड में स्टॉप लॉस जो रखेंगे वो करीब होगा 523 के आसपास। परफेक्ट। चलिए, इस नोट पर मुनाफे की तैयारी में एक छोटा सा ब्रेक का समय, ब्रेक के उस पर जब लौटेंगे तो आज का पहला सौदा।